राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन टनल में फंसे 36 मजदूरों की जिंदगी और मौत के साथ जंग जारी है। टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों को पाइप के माध्यम से खाना और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दें कि ब्रह्माखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडवाल गांव तक निर्माणाधीन इस टनल का कल सुबह 50 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया था और जिसमें कि 36 के करीब मजदूरों के टनल के अंदर फंस गए हैं। और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज यहां पर ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन वहीं पर आप तस्वीरें देखिए कि ये जब तस्वीरें कल सुबह सामने आई थी तो उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि 36 जो मजदूर हैं वो टनल में फंसे हुए हैं। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है वो जानना जरूरी है और क्या कुछ ग्राउंड से अपडेट आ रही है उसके लिए हमारे साथ धनराज यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो धनराज से जानते हैं। धनराज, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि कल सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो जारी हो चुका था, तो वो जो 36 मजदूर अंदर फंसे हैं क्या उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उनको इंजरीज आई हैं? और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। इस बीच किस तरीके से जो है उन तक जो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, या क्या कुछ रेस्क्यू से अभी तक चीजें निकल कर आई हैं? जी पल्लवी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बड़ा हादसा उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है कि जो उत्तरकाशी है वहां पर जो टनल का कार्य चल रहा था उसमें एक हिस्सा टनल का ध्वस्तीकरण हो गया और जिसके कारण वहां पर लगभग 40 से 50 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कल से ही लगातार वहां पर रेस्क्यू कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर आपदा प्रबंधन की टीम हो, सभी टीमें वहां पर जुटी हुई है और माना जा रहा है कि लगभग 30 से 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि 30 से 40 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कल से वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि वो भूखे प्यासे हैं और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार करने के लिए वहां पर लगातार कार्य चल रहा है, क्योंकि कल से जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आगे अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो मलबा है उसको हटाने की कवायद लगातार जारी की है। और जो पानी की समस्या की यदि हम बात करें, क्योंकि वहां पर पानी भी नहीं है, तो पानी के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है और खाने के लिए किसी तरीके से उनके पास चने भेजे गए हैं, लेकिन अभी खाने की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन लगातार वहां जुटा हुआ है और प्रशासन का कहना है कि अभी भी रेस्क्यू कार्य में लगभग 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि उसको हटाने में समय लग सकता है। और लगातार जो प्रशासन की टीमें है या एनडीआरएफ की टीम है वहां पर जो रेस्क्यू अभियान है वो चला रही है और जल्दी जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, आपसे धनराज ये जानना चाहूंगी, क्या इसका कारण अभी तक बताया गया है कि किस वजह से जो टनल का आधा हिस्सा है वो 50 मीटर के करीबन जो है वो धंस गया? क्या इसके बारे में कोई अभी तक सर्वे हुआ? इस पर कोई टीम आई है जो कि ये देखने वाली है कि किस तरीके से ये जो 50 मीटर का हिस्सा था ये धंसने का कारण क्या है? जी पल्लवी, बिल्कुल देखिए, इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जिसकी भी कमी होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो निर्माण कंपनी है कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि ये जो कमी देखने को मिली है वो निर्माण कंपनी की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से 50 मीटर का जो पूरा टनल जो है ध्वस्त हुआ है और वो धंस गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो 30 से 40 मजदूर हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं निर्माण कंपनी जो है उस पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी टनल बनी रही थी ना कि वो पूरी हुई थी। तो आखिर इस तरीके से निर्माण कंपनी ने क्या उसमें गुणवत्ता में कमी रखी है ताकि वो गिर गई? तो इसके लिए पूरी जांच कमेटी बनाई गई है और जल्दी वो जांच की जाएगी और जांच होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एक सवाल और धनराज आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 30 से 40 मजदूर जो हैं वो इस टनल में फंसे हुए हैं, इस बीच काफी ज्यादा समय और भी लग सकता है मलबा हटने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की जो कमी वहां पाई जा रही है उसको पूरा करने के लिए क्या रेस्क्यू टीम पूरे तरीके से तैयार है? बिल्कुल भी देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन को
अभी भी 30 लोग मौजूद हैं और अभी वो सुरक्षित है, क्योंकि उनसे संपर्क हो चुका है। पुलिस प्रशासन का भी और अन्य टीमों का भी उनसे संपर्क चल रहा है, लगातार बात भी हो रही है। वो सुरक्षित है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं भूख और प्यास से ये लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन लगातार उनके लिए कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है, और खाने के लिए अभी तक कि यदि हम बात करें तो अभी तक चने और मुरमुरे टाइप का सूखा सामान वहां पर भेजा गया है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जल्दी उनको निकाल लिया जाएगा और उनके खाने की व्यवस्था भी की जा रही है और जल्दी उन तक खाना भी पहुंचाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धनराज, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये टनल के गिरने का जो मामला था ये कल सुबह सामने आया, जहां पर ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन टनल में अभी तक 36 के करीबन जो मजदूर है वो फंसे होने की खबर सामने आई है। हालांकि जिस तरीके से धनराज ने इसकी जानकारी दी है कि अब उन तक पानी, ऑक्सीजन और खाने का कुछ सामान है जो पहुंचाने का तरीका रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है, और अभी इस पूरे मलबे को हटने के लिए भी अभी 24 से 48 घंटे लगेंगे, जिस बीच ये जो काम है रेस्क्यू का ये लगातार जारी है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के काला ढूंगी रोड स्थित कुमाऊं कैंट हाउस के गोदाम में दीपावली को देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की जो खबर है वो सामने आई। आग की इस घटना में टेंट हाउस के गोदाम में सो रहे 3 कर्मचारियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि टेंट हाउस का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग की इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया है। मौके पर एसपी सिटी हरवंश सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी पहुंची हैं, और इस खबर पर हमारे साथ धनराज एक बार फिर यहां पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है जो बताया जा रहा है, क्योंकि देर रात ये आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद से ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। तो धनराज, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से जो है टेंट में जो मजदूर थे उनकी मौत हो गई है, उनकी पहचान क्या सामने आई है अभी तक? दोनों का मामला है, क्योंकि दीपावली जी लोगों को हल्द्वानी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से एक टेंट हाउस के अंदर आग लगने पटाखे सटाने से और की मौत हो गई। ऐसी जानकारी थी कि वो कौन से कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है, तो उसको लेकर जिस तरीके से देखा जाए प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब पूरी छानबीन कर रहा है कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा और किस तरीके से जो पटाखे छूटते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि तोवार था और लगातार जो पटाखों से आग की घटनाएं हैं वो कई जगह पर हुई हैं, जिसकी अपडेट अभी आनी बाकी है और अभी कुछ समय बाद अपडेट भी आ चुकी होगी कि किस तरीके से आग लगी है और किस तरीके से इन मजदूरों की जान गई है। जी बिल्कुल, और वहीं पर एक और सवाल आपसे यहाँ पर धनराज ये रहेगा कि जिस तरीके से कल दिवाली का अवसर था और उस बीच काफ़ी घटनाएं ऐसी सामने आ सकती हैं, अभी खबर जो है वो आ सकती है कि कहाँ कहाँ आग लगी है, लेकिन वहीं पर ये जो मजदूर हैं जिनकी इस टेंट में जलकर राख हो गए हैं, ये इनकी मौत हो गई है, क्या इनको लेकर कोई कंपनसेशन अभी तक मुआवजा किसी तरीके से देने की बात कही गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दीपावली के त्योहार पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और वहीं अभी भी ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी जो अपडेट है वो निकलकर सामने नहीं आई है कि कितनी जगहों पर आग लगी, क्योंकि देखा जाए क्योंकि दीपावली के त्योहार पर लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से पटाखे छूटते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो ऐसी जगह होती है, चाहे वो हम टेंट हाउस की बात करें या फिर झुग्गी झोपड़ी की बात करें, तो ऐसी जगहों पर ज्यादा हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अपडेट है वो अभी बाकी है और जल्दी वो अपडेट भी आ चुकी होगी, और लेकिन जिस तरीके से देखा जाए
जो 3 मजदूरों की मौत हुई है, इसके पीछे यही कारण रहा है कि दीपावली के त्योहार पर कहीं न कहीं जो आग लगी है उसके कारण ही इन लोगों की मौत हुई है। और जल्द ही इनके लिए मुआवजे की बात यदि की जाए तो कहीं न कहीं इनको मुआवजा प्रशासन जरूर देगा, क्योंकि ये एक इस तरह का त्योहार है कि इस त्योहार पर इस तरीके से जान जाना कहीं न कहीं एक उनके घर में एक शोक की जो लहर है वो दौड़ती हुई नजर आई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ धनराज। और वहीं पर एक आगजनी की घटना जो है वो सामने आई दे रहा है, जहां पर एक टेंट में 3 मजदूर सो रहे थे और उस टेंट में आग लग गई, जिसके बाद से उन तीनों मजदूरों की जलकर मौत हो गई। चकराता विधानसभा की तहसील त्यूनी क्षेत्र अंतर्गत गेट बाजार में 2 दुकानों में दीपावली की रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही त्यूनी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग की घटना की जांच शुरू कर दी है। रुड़की के खादर क्षेत्र के गांव कासमपुर बुधेड़ी में आम इंसान विकास पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद मुख्य रूप से शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी के प्रत्याशियों को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की फिरकापरस्त पार्टी बताया है और वहीं पर लोगों को उनके झूठे वादों से बचने के लिए भी कहा। आकिल अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और जब से उत्तराखंड बना है दोनों ही पार्टियां यहां की जनता को बारी बारी छलती आ रही हैं। और इस दौरान कई लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था और हमने जिस तरीके से सोचा था कि लोगों से जो उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। पार्टी का पहला कार्यक्रम है, नई पार्टी है और नई पार्टी में इतने लोगों का आना, जहाँ पे हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है अभी, अपने आप में ये बड़ी बात है। आम इंसान विकास पार्टी का जन्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के अंदर हमने तमाम दबे कुचले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज उठाने का काम किया। आज उसी का ये एक इनाम है कि लोग बाग आम इंसान विकास पार्टी को पसंद कर रहे हैं और पार्टी का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। हम पूरे देश के अंदर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। पहले हम उत्तराखंड को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पे आम इंसान विकास पार्टी चुनाव लड़ाएगी और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की के जो अधिकार हैं उनकी आवाज बन के पार्टी उनका काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि लोगों का जो समर्थन है हमें मिलेगा। यहाँ पे हरिद्वार लोकसभा सीट से मैं स्वयं चुनाव मैदान में उतरूंगा और लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों को जो है हमारे अकलियत के लोगों ने वोट देने का काम किया। अब तक जो है उनकी एक उम्मीद थी कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन कोई भी पार्टी का, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी ने भी जो है हम लोगों की जो सवाल नहीं उठाई। हमें कोई अधिकार जो है, जो हमारे अधिकार हमें चाहिए थे, उन अधिकारों पे कोई पार्टी खरा नहीं उतरी। तो लोगों की आस, तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इस प्रदेश के अंदर भी मुसलमानों को टारगेट लगातार जो है सरकार कर रही है, धामी सरकार, कभी मदरसों के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे।
कभी मजारों के नाम पे, कभी लौ जिहाद के नाम पे इस सरकार को मजा चखाने का काम आम इंसान, ये पार्टी सबकी पार्टी है, हम हिंदू भाइयों की पार्टी भी है, लेकिन जिसके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी मुसलमान के साथ अत्याचार होगा उसकी आवाज को बुलंद करेंगे, किसी दलित के साथ अत्याचार होगा तो उसकी आवाज को उठाने, दलितों के साथ भी जो है नाइंसाफी की जाती है, उनको भी कहा जाता है तो अछूत हैं, उनको मंदिर तक भी नहीं जाने दिया जाता, अगर वो शादी भी करना चाहे तो उनको जो है मंदिर से बाहर धकेलने का काम ये ब्राह्मण ठाकुर जैसे जो बीजेपी में अपने आप को समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये उनको जो है दलितों को अछूत बताने का काम करते हैं। इनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और रविदास का मंदिर इसी हरिद्वार नगरी के अंदर जो धर्म नगरी है, रविदास का मंदिर आम इंसान विकास पार्टी बनाएगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी धर्म नगरी के अंदर, रुड़की के अंदर जमीन की तलाश जारी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हम करेंगे। आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के शिक्षित बने और इस देश में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है किसी न किसी पोस्ट पे कामयाबी मिले। ये हमारा रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास गंगनगर में एक लावारिस बाइक बरामद हुई है। गंगनगर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के द्वारा बाइक को गंगनगर से बाहर निकाला गया और जिससे के बाद बाइक को निकालकर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचा दिया गया। ये सुबह टाइम हम कोतवाल साहब और हम जॉगिंग कर रहे थे सुबह टाइम, तो मेरी गई नहर पे नजर थी, हैंडल नजर आई थी मुझे सुबह टाइम, तो मैं नहर में उतरा तो चेक करा था, हैंडल पूरे गाड़ी नजर आई। फिर मैंने कोतवाल साहब को बताया, तो कोतवाल साहब ने सिविल लाइन थाने बताया, सिविल लाइन थाने चेत आई और तब उसे जाए निकाला है बहुत दूर से बाइक। दो बाइक बिल्कुल धसी पड़ी थी अंदर ही नहर में। ये अपाची थी, वो रुड़की नंबर ही था बाइक था, नवी गाड़ी थी बिल्कुल ही। कुछ जानकारी मिले किसकी बाइक थी? अभी तक तो पता नहीं चला है, देख रहे अभी। कहाँ गई फिर गाड़ी, कौन ले गई? सिविल लाइन थाने अंदर जमा कर दिए थे बाइक जो हमने। विकासनगर में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश के इस पर्व पर विकासनगर के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। विकासनगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के अनुसार मौजूदा समय में ऑनलाइन का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी विकासनगर के जौनसार बाबर और उत्तरकाशी जनपद के पहाड़ी क्षेत्र से लोग सामान खरीदने के लिए विकासनगर आते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा और उनकी जागरूकता के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आप इस तरह जागरूक होके इस मतलब दीपावली पे अपने तरह से आगे बढ़े हुए हैं। और उसके बाद में पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे पछवा दून में, पूरे विकासनगर में, पूरे जौनसार बाबर, रवाई जौनपुर, हिमाचल प्रदेश जो हमारे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सबको धन्यवाद भी दूंगा कि दीपावली के इस पर्व पर पूरे विकासनगर को केंद्रित करके विकासनगर को बहुत बढ़ावा मिलता है। और सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी अपनी तरफ से दूंगा, अपने स्टोर की तरफ से दूंगा, अपने बुजुर्गों की तरफ से दूंगा। हमारा स्टोर 1902 से विकासनगर में स्थित है, एक पुरानी छोटी सी दुकान से चला हुआ है और आज आपके बीच में है और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मंदा तेजी का सवाल है, जो त्यौहार है वो 3 दिन में सिमट गया है। पहले त्यौहार काफी लंबे समय तक चला करता था, अब धनतेरस से शुरू होता है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, और उसके बाद गोवर्धन और भैया दूज आता है। तो एक लिमिटेड सिर्फ 5 दिन में हमारा त्यौहार सिमट गया है। पहले एक लंबे समय तक चला करता था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े उत्साह के साथ पूरे विकासनगर में ये त्यौहार मनाया गया। आपने देखा होगा सारे दिन में पूरा जैसे एक मेला चलता है, हजारों लोग यहाँ पूरे बाजार में आए, उससे बाजार सुंदर हुआ और छोटे छोटे व्यापारियों को कारोबार मिला, ठेली वालों को, गरीब लोगों को। वैसे जहाँ तक आजकल इस बारे में मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर पे, आजकल हमारा कंपटीशन, छोटे व्यापारी का कंपटीशन दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी से है, जो दुनिया का सब काम कर रहा है, दुनिया का सोना खरीदने का, कहीं खान लगाने का, कुछ भी दुनिया के जो सबसे बड़े काम है वो भी कर रहा है। और दुनिया का जो सबसे छोटा आदमी काम किया करता था, कोई टमाटर बेचता था, कोई आलू बेचता था, कोई प्याज बेचता था, वो भी अंबानी और अडानी कर रहे हैं।
तो मैं मतलब मैं नाम लेके नहीं कहूँगा कि कोई बात मेरा मतलब किसी से वो नहीं है, लेकिन जो रिच आदमी काम कर रहा है वो सबसे गरीब आदमी का काम हुआ करता था। तो हमारा जो कंपटीशन है आज बड़े स्टोरों से है। रिलायंस स्टोर हैं, दुनिया के बड़े स्टोरों में से है, वो 1-1 हज़ार ट्रक माल खरीदते हैं, हम 1 पेटी माल खरीदते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर है, हमारे ग्राहक हैं, उनका हमारे साथ प्यार है। हमारे पास लोग आते हैं और हमें वो अपना स्नेह देते हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। दीपावली पे अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने सब कृपा से सब अच्छे से पूरे विकास में निर्विघ्न दीपावली संपन्न हुई। ऊधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के टेढ़ा घाट में प्रशासन के नाक तले धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। मिट्टी खनन के मद लोडर और जेसीबी से ट्रॉली में भरकर जगह जगह मिट्टी पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में खटीमा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी लगातार देर रात तक टेढ़ा घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य चलता रहा, लेकिन किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे ये साफ हो जाता है कि अवैध खनन में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह भिष्ट ने बताया है कि मात्र एक जगह जिले से मिट्टी खनन की परमिशन है, बाकी सब अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कार्यालय से जारी हो गई है, एक तो परमिशन वहाँ से हुई ही है और उसकी आड़ में सूचना ये प्राप्त हुई कि कई जगह अवैध खनन किया जाए। तो उसमें मैंने सारे तहसीलदार को, सारे पटवारी को निर्देशित कर दिया कि वो मौका निरीक्षण करें और ऐसा कोई भी अवैध खनन पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके व्हीकल्स जो भी यूज हो रहे हैं, पोकलैंड या आपका जेसीबी या डंपर या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनको सीज करके मेरे पास लाएं। नहीं, वो जाँच का विषय है। मैंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की हुई है, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि देहरादून पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं पर जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक डकैती से 4 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया है। इन आरोपियों का हुलिया मध्य प्रदेश के कटनी और महाराष्ट्र के लातूर से में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसटीएफ और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को क्लॉज ट्रैकिंग की दी गई है और एसएसपी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कटनी में 5 अप्रैल और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लातूर में 13 अगस्त को लूट का प्रयास किया गया था। दोनों वारदात में फरार आरोपियों का हुलिया रिलायंस शोरूम में डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों से मिला है और महाराष्ट्र पुलिस पटना जेल में बंद इस गैंग के मुख्य सुबोध को लातूर ला रही है। और उन्होंने बताया है कि देहरादून के साथ ही बाहरी प्रांतों से पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और साथ ही ये भी पता चला है कि इस वारदात में शामिल गैंग का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल तक फैला हुआ है। लिहाजा पुलिस टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।